Hello students, today we will discuss chapter 10th of history, which is Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb. In this chapter we will learn about rule of Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb, military expedition of the three Mughal emperors and decline of Mughal empire. So let's begin with the chapter. After an impressive reign of 49 years, Emperor Akbar died in 1605 CE. During his final years, his son Selim rebelled against him and was captured. However, Akbar forgave him and declared him the rightful heir to the throne. Jahangir then carried forward the legacy of the Mughals. After Jahangir, the Mughal empire flourished during the reign of Shah Jahan and later under Aurangzeb. The mighty Mughal emperors started to decline after Emperor Aurangzeb's death in 1707. अब अकबर ने 49 ईयर्स तक रूल किया. उसके बाद उसके जो फाइनल ईयर्स थे उसमें जो उसका सन था सलीम, उसने उसके खिलाफ बगावत कर दी और उसको कैप्चर कर लिया गया. ठीक है, अकबर ने उसे माफ़ कर दिया और एक राजा घोषित कर दिया अपने राज का. ठीक है, उसके बाद जहांगीर ने जो मुगल्स की लेगेसी की उसको आगे बढ़ाया उसने. उसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगज़ेब, ये कुछ अच्छे साल थे मुग़ल एम्पायर के. उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया मुग़ल एम्पायर. ठीक है, अब जहांगीर अकबर eldest son नसरुद्दीन मोहम्मद सलीम was born in 1569 CE. 1569 CE में उसका जन्म हुआ. He ascended the throne of the vast 1605 CE में अकबर की डेथ के बाद उसने मुग़ल एम्पायर को संभाला. ठीक है, उसको टाइटल दिया गया जहांगीर का. ठीक है, देन उसके बाद की द एम्पायर इनहेरिटेड बाय हिम वाज रिच प्रॉस्परस एंड एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड. उसके राज में जो राज्य था बहुत ज़्यादा अमीर, ठीक है, और एकदम अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज था. द इनिशियल ईयर ऑफ हिज रीजन वॉज मोस्टली पीसफुल एक्सेप्ट फॉर द रेबेलियन बाय हिज एल्डेस्ट सन प्रिंस खुसरो. द रेबेलियन वॉज क्वाइस्ड क्विकली. अब जो उसके इनिशियल ईयर थे वो बहुत ज़्यादा पीसफुली उसने लगाए. उसके बाद बगावत की उसके सन ने, पर उस बगावत को उसने दबा दिया. ठीक है, तो अब he is most famous for his innovative idea of installing the golden chain of justice so that the masses could. अब वो सबसे ज़्यादा फेमस इस चीज़ के लिए था कि उसने एक गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस इंस्टॉल की थी जिसके ज़रिए जो लोग थे अपनी ट्रबल्स जहांगीर तक पहुंचा सकते थे. ठीक है, देन उसकी कॉन्क्वेस्ट लड़ाइयाँ. ड्यूरिंग हिज रीजन ऑफ 22 ईयर्स जहांगीर लेड मैनी मिलिट्री एक्सपीडिशंस. द कॉन्क्वेस्ट डायरेक्टरी बाय जहांगीर मोस्ट टारगेटेड टेरिटरीज विच वर लेफ्ट अनकॉन्कर्ड बाय द अकबर. अब क्या था, उसने अपने 22 ईयर्स के रीजन में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी. ठीक है, उसने उन जगहों पर ज़्यादा ध्यान दिया जो अकबर ने अनकैप्चर्ड थी, मतलब अकबर ने अभी नहीं जीती थी. सबसे पहले मेवाड़. महाराणा अमर सिंह ऑफ द मेवाड़ एंड सन महाराणा प्रताप सिंह मेंटेन्ड एन इंडिपेंडेंट पोजीशन आउटसाइड द मुगल एम्पायर. जहांगीर सेंट एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट हिम एंड डिफीटेड हिम. अब महाराणा अमर सिंह जी थे जो मेवाड़ के राजा थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी मुग़ल एम्पायर से हट के अपनी टेरिटरी को संभाल के रखा था उन्होंने. पर उनके खिलाफ जहांगीर ने एक हमला किया और उन्हें डिफीट कर दिया. ठीक है, देन उनको ये अलाउ किया गया कि आप अपनी टेरिटरी अपने पास रखो. राणा अमर सिंह की हार के बाद राजपूत जो वो डिक्लाइन हो गए, एक तरह से ख़त्म हो गए. देन कांगड़ा फोर्ट पर हमला किया. कांगड़ा फोर्ट एक तरह से सपना था अकबर का कि उसे जीतना है वो, पर वो जीत नहीं पाया. तो 14 मंथ्स की लॉन्ग जर्नी स्ट्रगल के बाद वो जो किला था, फोर्ट था, वो कांगड़ा फोर्ट, वो मुगल्स के पास आ गया. ठीक है, देन आता है अहमदनगर. अब अकबर ने अहमदनगर के किले पर कब्ज़ा किया. ठीक है, उसकी डेथ के बाद जो उसके चीफ मिनिस्टर था मलिक अंबर, उसने रीकैप्चर कर लिया ये फोर्ट को. ठीक है, तो अब ये जो विक्ट्री थी ये ज़्यादा देर तक नहीं चली. एम्परर जहांगीर ने अपने तीसरे सन प्रिंस खुरम को कहा कि वो किले को जीत कर आए. ठीक है, उसके बाद उसने किले को जीता प्रिंस खुरम ने, और जहांगीर ने उसे शाहजहां का टाइटल दिया, किंग ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, देन आता है कंधार. अब अकबर ने कंधार के फोर्ट पे कब्ज़ा किया. ठीक है, 1622 CE में शाह ऑफ पर्शिया था, तो उसने 45 डेज़ का एक स्ट्रगल किया और कंधार को अपने कब्ज़े में दोबारा से कर लिया. तो ये एक बहुत बड़ा लॉस था मुग़ल डायनेस्टी के लिए. क्योंकि जितने भी ट्रेड लिंक्स जुड़ते थे इंडिया के साथ, वो इस जगह से, वेस्ट एशिया, वो इस जगह से जुड़ते थे, कंधार से. ठीक है, देन आता है कमिंग ऑफ यूरोपियंस.
It was during Jahangir region that many European companies like the Dutch, Portuguese and English started coming to the Mughal Empire to establish direct trade relations with the country. अब जहांगीर के रीजन में बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज आई ट्रेड लिंक्स बनाने के लिए, जैसे डच, पोर्टुगीज, इंग्लिश आई, ठीक है, मतलब सीधे ट्रेड लिंक्स बनाने के लिए. हाउएवर द पोर्टुगीज स्टार्टेड अटैकिंग मुगल शिप्स टू डील विद द मेनान्स. जहांगीर सपोर्टेड द राइवल्स द डच एंड द English. King James I sent 2 ambassadors to the court, Jahangir, Captain William Hawkins and Thomas Thomas to obtain trade concessions. अब ये क्वेश्चन है हमारा कि जहांगीर के कोर्ट में कौन से 2 लोग आए थे, भेजे गए थे एम्बेसडर्स, एक तो कैप्टन विलियम हॉकिंस और एक सर थॉमस रो, ठीक है, ट्रेड के व्यापार की वो लेने के लिए, क्या कहते हैं उसे, आज्ञा लेने के लिए. ही गिव परमिशन टू इंग्लिश टू सेटअप. तो उसके बाद जहांगीर ने उनको परमिशन दी कि आप यहाँ पे सूरत में अपनी ट्रेड फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो. देन आता है नूर जहाँ के बारे में. इन 1611 जहांगीर मैरिड मैरोनिसा. 1611 में जहांगीर ने मैरोनिसा से शादी की, ठीक है, जो किसकी विधवा थी, शेर अफगान की विधवा थी. ही bestowed her and the title of नूरजहाँ मीनिंग लाइट ऑफ द वर्ल्ड. उसने उसको टाइटल दिया नूरजहाँ का, लाइट ऑफ द वर्ल्ड. वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, स्ट्रॉन्ग थी और हाईली क्रिस्मेटिक थी. शी वॉज एक्सेप्शनल पोएट. हाउएवर शी वॉज हाईली एम्बिशियस एंड गेन्ड एक्सेंट्री ओवर हस्बैंड. इन द पीरियड आफ्टर 1620 टू सी व्हेन जहांगीर हेल्थ बिगेन टू डिटोराइट, नूरजहाँ बिकम द रियल पावर बिहाइंड द थ्रोन. अब जब 1622 सी के बाद जहांगीर की जो हेल्थ थी वो बिगड़नी शुरू हो गई, तो नूरजहाँ ने ही सारा जो था पावर, रियल पावर उसके हाथ में चली गई थी, ठीक है. Nurjah to leave all the matters of the state in her hands. Meanwhile, he indulged in the many vices, including alcoholism and opium. Thus, Nurjah became. तो अब जो रियल पावर थी वो सारे मैटर्स को कौन देखती थी, नूरजहाँ, ठीक है. तो वो नूरजहाँ तो थी, वो बन गई थी एक डी फैक्टो रूलर ऑफ द एम्पायर. शी वॉज द ओनली मुगल एम्प्रेस हु हैड कॉइन्ड स्ट्रक्चर और हर नेम. Nurjah took advantage of her status as de facto of the vast empire and started filling the court of her own relatives. अब उसने इस पोजीशन का फ़ायदा उठाया और अपने जो रिलेटिव्स थे उनसे ही अपना कोर्ट भरना शुरू कर दिया. पोजीशंस, मेन पोजीशंस किसको देनी शुरू कर दी, अपने रिलेटिव्स को देनी शुरू कर दी, ठीक है. अपने फादर को अपॉइंट किया, अपने ब्रदर को और अदर रिलेटिव्स को इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे अपॉइंट कर दिया, ठीक है. शी गॉट हर नीस मुमताज महल मैरिड टू प्रिंस खुरम. उसने अपनी नीस को जो मुमताज महल थी उसको शाहजहाँ के साथ उसकी शादी कर दी, ठीक है. देन आता है ड्यूरिंग द फाइनल ईयर्स ऑफ जहांगीर्स रीजन देयर वॉज ए कॉन्स्टेंट पावर स्ट्रगल बिटवीन नूरजहाँ एंड शाहजहाँ. तो अब जो जहांगीर के लास्ट जो ईयर थे, फाइनल ईयर्स थे, उसमें पावर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई नूरजहाँ के बीच में, शाहजहाँ के बीच में. It is believed that Nurjah favored his half brother and her son-in-law for the throne. After the death of Jahangir, Nurjah retired from public life and pursued a life of seclusion. तो अब है हम पढ़ेंगे शाहजहाँ के बारे में. शाहजहाँ. After the death of Jahangir in 1627 CE, Shah Rukh ascended the Mughal throne for a brief period of 3 months as Nurjah desired. However, he was deposed and killed at the order of his brother Shahjah, who occupied the throne in 1628 CE. तो पहले जहांगीर का जो थ्रोन था वो किसके हाथ में गया, शाहजहाँ के हाथ में, जैसे नूरजहाँ चाहती थी, पर उसके बाद उसको मार दिया गया, ठीक है. शाहजहाँ ने ऑक्यूपाई किया थ्रोन को 1628 CE में. प्रिंस खुरम ऑल्सो नोन एज शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर लाइक हिज ग्रैंडफादर एम्पर अकबर. शाहजहाँ ऑल्सो ड्रीम्ड ऑफ. अब शाहजहाँ का भी ये सपना था कि वो अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करे और सारे इंडिया को अपने कब्जे में कर ले. However, he is the most remembered for the great monuments with distinctive architecture built by him. उसने बहुत अच्छे आर्किटेक्चर, मतलब बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनाई जो यादगार हैं, ठीक है. ही इज़ रेफर टू एज द इंजीनियर किंग टू पैट्रोनेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग. हिज रीजन इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पायर. उसको इसी वजह से इंजीनियर किंग का खिताब भी दिया गया, ठीक है, और उसके रीजन को गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर बोला जाता है. मिलिट्री एक्सपीडिशन. शाहजहाँ पार्टिसिपेटेड इन मैनी मिलिट्री कैंपेन ड्यूरिंग हिज फादर टाइम एंड प्लान्ड ऑल ऑफ देम ड्यूरिंग हिज रीजन. ही एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर फर्दर. ऑन बिकमिंग द एम्परर he faced the revolt in Deccan and set out to crush it. While Ahmednagar was completely annexed, Bijapur and Golconda were forced to accept Mughal sovereignty. He also sent military expedition northwest to win back Kandahar but failed. अब क्या था कि अपने फादर के टाइम पे शाहजहाँ ने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स में हिस्सा लिया, ठीक है. उसने अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया,
ठीक है, उसको एक डेक्कन में से बगावत झेलनी पड़ी, पर उसने उसको भी क्रश कर दिया। उसने अहमदनगर के किले अहमदनगर को एनेक्स किया। उसके बाद बीजापुर और गोलकुंडा का जो फोर्ट था वो उन्होंने अपने आप मुगल्स की जो सर्जनिटी थी, मतलब मुगल्स के अंडर आने के लिए वो मान गए। ठीक है, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में भी अपने हमला किया कंधार को वापस जीतने के लिए, बट वो फेल हो गए। ठीक है, मोन्यूमेंट्स, Shahjahan is credited with constructing numerous beautiful monuments through his empire. However, he is most remembered for the Taj Mahal. अब उसको उन्होंने बहुत सारे मोन्यूमेंट्स बनाए, पर सबसे ज़्यादा वो किसके लिए जाने जाते हैं? ताजमहल के लिए जाने जाते हैं, जो उन्होंने अपनी वाइफ के याद में बनाया था, मुमताज़ महल की याद में बनाया था। ठीक है, शाहजहाँ बिल्ट द ब्यूटीफुल मोनूमेंट इन द मेमोरी ऑफ हिज, पढ़ा कि अपनी वाइफ की याद में बनाया था। ठीक है, शाहजहाँ ऑल्सो बिल्ट अ न्यू सिटी शाहजहानाबाद। उन्होंने शाहजहानाबाद भी जो ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुगल एम्पायर फ्रॉम आगरा टू शाहजहानाबाद इन 1639। उन्होंने जब न्यू सिटी बनाई तो अपनी जो कैपिटल थी आगरा से शाहजहानाबाद उन्होंने शिफ्ट कर दी। विद इन द न्यू सिटी ही बिल्ट रेड फोर्ट, उन्होंने रेड फोर्ट बनाया। दीवान खास, दीवान आम वर ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इन द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। इन द सेंटर ऑफ द दीवान आम वाज द स्टनिंग पीकॉक थ्रोन। अदर नोटेबल मोन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड बाय हिम आर द मोती मस्जिद एंड द जामा मस्जिद। तो उनकी जो कुछ मोन्यूमेंट्स है जो उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए वो आपको याद रखना है कि उन्होंने क्या क्या बनाया। ठीक है, ताजमहल, रेड फोर्ट, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, और रेड फोर्ट में क्या क्या खास है? दीवान खास और दीवान आम। ठीक है, देन आता है अब 1657 CE में क्या हुआ कि उनकी जो हालत थी, वो हेल्थ थी, वो ख़राब होना शुरू हो गई। ठीक है, अब उनके जो सन्स थे उनमें वार ऑफ सक्सेशन कि हम रूल करेंगे, ये चीज़ें शुरू हो गई। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो औरंगज़ेब था उसने अपने फादर को कैद कर लिया। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग ऑल द हिंड्रेंस अपने फ्रॉम द पाथ ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द राइटफुल रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर एंड एक्सटेंडेड द थ्रोन इन 1658 CE। औरंगजेब प्लेस्ड हिज फादर इन द हाउस अरेस्ट इन द आगरा फोर्ट वेयर ही रिमेन्ड टिल हिज डेथ इन 1666 CE। तो अब सारी ट्रबल्स को, अपने रास्ते से हिंड्रेंसेस को अपने रास्ते से हटाकर उसने अपने आप को रूलर घोषित कर दिया औरंगजेब ने 1658 CE में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। Muiddin Muhammad Aurangzeb was the sixth and the last great ruler of the Mughal dynasty who extended the throne in 1658 CE. He took on the titles of Alamgir, Badshah, Ghazi. He ruled for 50 years. अब उसने थ्रोन को एक्सटेंड किया, अपने कब्जे में किया 1658 CE में। ठीक है, उसने आलमगीर का टाइटल, बादशाह का टाइटल और गाजी का टाइटल लिया। ही रूल, उसने 50 साल तक राज किया। इन द लेटर ईयर्स ऑफ हिज रीजन हिज एम्पायर स्ट्रेच इनटू द साउथ ऑफ इंडिया बेरिंग इट्स सदरमोस्ट टिप। By the time of his death in 1707 CE, the Mughal Empire stretched from Kashmir in the north to Karnataka in the south, from the Hindu Kush in the west. In the sense कि उसने सारा अपना जो एम्पायर था वो पूरा एक्सपैंड कर लिया, ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया उसने जीत लिया था। However, in the grandeur of his empire was marred by ineffective and ruthless administrative practices established by Aurangzeb that made his empire unstable. अब उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी बनाई जिसकी वजह से उसका एम्पायर था वो अनस्टेबल हो गया था थोड़ा सा। Aurangzeb long region can be broadly divided into two parts. Early region when he was positioned in North India, later region when he was stationed in the Deccan. पहले अर्ली रीजन में वो नॉर्थ की तरफ रहा, उसके बाद जब उसके लास्ट ईयर्स थे वो डेक्कन की तरफ चला गया था। Early region. In the first 24 years of the Aurangzeb 15 years region, he was busy handling the affairs of northern India. Unlike his predecessor, peaceful and mostly stable region, Aurangzeb rule was marred by rebellions and revolts. He successfully quashed the rebellions. However, it costed the Mughal Empire dearly and drained most of its resources. अब जो पहले 24 साल थे उसने नॉर्थ इंडिया में बताए। नॉर्थ इंडिया में उसने बहुत सारी बगावत, बहुत सारी लड़ाइयाँ फेस करनी पड़ी। ठीक है, उसने सारे रिबेलियंस को, सारी बगावतों को क्रैश कर दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसका बहुत ज़्यादा धन जो था, रिसोर्सेज वो यूज़ हुए इसमें। इन द इनिशियल ईयर ऑफ हिज औरंगजेब फेस रिबेलियंस पर सबसे पहले अहम रूलर ऑफ असम से फेस करना पड़ा उसे बगावत, अफगान ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, जाट्स इन दिल्ली से, और बुंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड एंड द पीस लविंग सेक्ट ऑफ सतनामी। तो इन रूलर से उसे रिवॉल्ट फेस करनी पड़ी। ठीक है, देन
The primary reason various uprising in the were changes in the administrative and religious policy established by अकबर. अब अकबर के द्वारा जो पॉलिसीज़ इस्टेब्लिश की गई थी उसमें इतने ज़्यादा उन्होंने चेंजेस किए जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो गया था इनका रूल. उन्होंने जजिया को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है. और उसके बाद while these rebellions occupied most of its early region, it was Sikhs and Rajputs and Marathas that were real threats to his sovereignty. सबसे ज़्यादा उसको किन से खतरा था? सिख्स से, राजपूत से और मराठाज से, ठीक है. Aurangzeb orthodox policies that antagonized the Rajputs and made them hostile towards the Mughal Empire. Gradually, Aurangzeb lost the loyalty of the Mughal allies. He even entered the peace-loving Sikh community when he ordered the execution of Guru Tegh Bahadur on his refusal of embrace Islam. तो अब उसने सब पे जुल्म ढाए, सिख्स पे भी, पीस लविंग कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी पर उसने गुरु तेग बहादुर जी को बहुत ज़्यादा तंग किया कि आप मुग़ल एम्पायर मुग़ल इस्लाम धर्म को अपना लो. जब उन्होंने नहीं अपनाया तो उन्होंने उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, ठीक है. देन आता है लेटर रीज़न. ड्यूरिंग द नेक्स्ट, अब पहले 24 साल तो नॉर्थ में, अब नेक्स्ट 26 ईयर औरंगजेब फोकस्ड ऑन अनेक्सिंग द टेरिटरीज ऑफ डेक्कन रीजन. अब साउथ की रीजन डेक्कन रीजन पर उसने ध्यान दिया. आफ्टर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ के बाद 1680 CE में जब उनकी डेथ हुई, उसने वहाँ पे मिलिट्री एक्टिविशन हमले करवाए, ठीक है. 1681 CE में वो खुद भी वहाँ पे गया एंड स्पेंड द सेकंड ऑफ हिज रूल देयर वॉरिंग द मराठाज एंड सुल्तानेट्स ऑफ विजयपुर एंड गोलकुंडा. औरंगजेब नेवर रिटर्न. अब वहाँ जाने के बाद जब उसने जीत लिया वहाँ, तो वो वापस कभी नहीं आया और 1707 में वहाँ पे उसकी डेथ हो गई. Deccan campaigns. During the region of Aurangzeb, there were two supreme powers in the Deccan: the mighty Sultanate of Vijaypur and Golconda, and the powerful Marathas of Western India. अब डेक्कन में जब उसने हमला किया तो वहाँ पे दो रूलर्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा तगड़े थे. एक तो बीजापुर एंड गोलकुंडा. सबसे पहले बीजापुर एंड गोलकुंडा. औरंगजेब नेक्स्ट बीजापुर 1686 CE में नेक्स्ट किया, गोलकुंडा को 1687 में नेक्स्ट किया. His victories came at the heavy cost as the vast empire become even more unstable and difficult to manage. अब इतना एम्पायर वास्ट हो गया कि उसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो गया, ठीक है. It also brought the Mughals in close contact with the Marathas. Then आता है Marathas. After suppressing the Deccan Sultanates, Aurangzeb turned towards the Marathas. He captured and killed Shivaji's son Sambhaji in 1689 CE and next the Maratha capital. तो अब क्या हुआ कि बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने के बाद उन्होंने मराठास की तरफ रुख किया और उन्होंने कैप्चर कर लिया और शिवाजी के जो सन थे संभाजी उनको मारकर जो मराठा कैपिटल थी उनको अपने कब्जे में कर लिया. द स्ट्रगल बिटवीन औरंगजेब एंड द मराठा कंटिन्यूड अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा राम शांबाजी brother and later his widow Tarabai. The Maratha plundered Mughal territory and attacked Mughal forces for more than 18 years. Though he was 70 years old, Aurangzeb refused peace negotiation with the Marathas. Numerous wars was waged between the two forces till 1707 CE when an unsuccessful Aurangzeb died in Ahmednagar. तो अब जो स्ट्रगल था औरंगजेब और मराठास को बहुत टाइम तक चलता रहा, ठीक है. पहले राजा राम जो संभाजी ब्रदर थे उनके साथ चलता रहा, फिर ताराबाई के साथ चलता रहा, ठीक है. उन्होंने मराठास ने मुग़ल टेरिटरीज़ बहुत ज़्यादा अपने कब्ज़े में की, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, लूटा उनको, ठीक है. 18 साल तक, चाहे औरंगज़ेब 70 साल का भी हो गया था, पर वो फिर भी उनके साथ पीस जो ट्रीटी थी वो संधि नहीं करना चाहता था, ठीक है. तो जब तक वो नहीं मरा, जब तक ये स्ट्रगल चलता रहा. द मराठास मेंटेन देयर इंडिपेंडेंट पोजीशन एंड इमर्ज एज अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया. उन्होंने मराठास ने अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस बना के रखा, ठीक है. आफ्टर मैथ ऑफ द मराठा एम्पायर, औरंगजेब हैड रियलाइज्ड हिज ड्रीम ऑफ एक्सपेंडिंग द एम्पायर ऑफ मुगल्स फार बियॉन्ड दैट ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स. हाउएवर इवन आफ्टर इंक्वायरिंग अ वास्ट एम्पायर, औरंगजेब हैड लॉस्ट अ लॉट. तो अब उसका ड्रीम था कि उसको सारा इंडिया अपने कब्जे में करना है, पर इतना बड़ा एम्पायर होने के बाद भी उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें खोई भी उस टाइम पे. ही कुड नेवर suppress the power of the Marathas ironically, and that the region of Aurangzeb marked the zenith as well as the decline of the Mughal Empire. The immediate effects of the war were, अब क्या था कि वो कभी भी मराठास को दबा नहीं सका, ठीक है. तो अब जब उनके साथ वार हुई थी उसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए, ठीक है. पहले तो मुग़ल ट्रेजडी ख़त्म हो गई, पहले तो नॉर्थ में ही ख़त्म हो गई थी, साउथ में आते आते और ख़त्म हो गई, ठीक है. उसके बाद राइज ऑफ करप्शन नॉर्थ ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस ऑफ द एम्पायर. अब नॉर्थ में जब एम्पायर नहीं था, राजा नहीं था, तो वहाँ पे क्या हो गया, करप्शन होना शुरू हो गया. रेबेलियंस बाय नोबल्स एंड म्यूटिनीज ऑफ सोल्जर्स इन द डेक्कन, उनके हमले, डेक्कन सोल्जर्स के हमले. स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पावर ऑफ जाट्स एंड सिख,
जाट्स और सिख जो थे वो उभर के आए, ठीक है, ज़्यादा ताकतवर बन गए. औरंगजेब एज एन एम्परर. औरंगजेब वॉज एन Austrian staunch Muslim who lived his life in prescribed in the Quran. During his region, there was not much development in the field of art and culture, and as there was no formal patronage. Aurangzeb led an aesthetic life and avoided all forms of luxury and ostentation. He even refused to wear silk. He read works of theology and devotional poetry. अब क्या था कि उसके रीजन में ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर की डेवलपमेंट हुई नहीं, वो सादी ज़िंदगी जीता था, ज़्यादा लग्जरियस ज़िंदगी नहीं जीता था. ठीक है. द एम्परर फाउंड बोथ म्यूजिक एंड ऑल द रिप्रेजेंटेशन आर्ट्स टू बी डिटेस्टेबल. म्यूज़िक और आर्ट पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता था. ही बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिक इन द कोर्ट. ही इज़ डीप डिवोशनल टू इस्लामिक बिलीफ्स. इट रिस्पेक्टेड इज मॉडेस्ट ओपन एयर ग्रेव इन द. उसने म्यूज़िक पर मतलब म्यूज़िक उसको इतना गंदा मतलब अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उसने बैन कर दिया था कोर्ट में म्यूज़िक बजाना. ठीक है. देन आता है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर फेस्ड द क्विक and immediate decline. Since Aurangzeb left no clear of succession, the dynasty once again witnessed bloodshed between brothers of the Mughal throne. अब क्या था कि औरंगज़ेब ने कोई एक बंदा नहीं चुना था कि आप राज्य पर बैठोगे, गद्दी पर बैठोगे, इसीलिए फिर से वार ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया. ठीक है. उसके जो सक्सेसर्स थे वो ज़्यादा वीक थे. फॉर दिस रीज़न औरंगज़ेब इज़ ऑफन रेफर्स टू एज द लास्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट मुगल रूलर्स. इसी के लिए औरंगज़ेब को लास्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट मुगल रूलर्स बोला जाता है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे.